प्रश्नोत्तर सीरीज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। इस अंक में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है जो कि प्रायः हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये प्रश्न है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है और इसके क्या परिणाम निकले, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न थोड़ा घुमा के इसी तरह से पूछा जाता है कि शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है, क्या सोवियत अर्थव्यवस्था को समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ रूपांतरित करने का यह बेहतर तरीका था। तो आपको उत्तर होगा बेहतर तरीका नहीं था। अब इसको हम स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले तो शॉक थेरेपी का अर्थ आपको लिखना होगा। तो शॉक थेरेपी का जो शब्दार्थ है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। कभी कभी उपचार करने के लिए आघात भी पहुंचाना पड़ता है। जैसे जो पागल रोगी होते हैं उनको उपचार करने के लिए कभी कभी आघात भी पहुंचाना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए कि यह एक आर्थिक सुधार मॉडल है। कभी कभी जो है शॉक थेरेपी को यहाँ से जोड़ी बनाने के लिए आता है कि शॉक थेरेपी एक आर्थिक सुधार मॉडल है, इस तरह से जोड़ी बनाने के लिए आता है। अब यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि शॉक थेरेपी को किसने सुझाया था, यानी ये मॉडल किसके सुझाव पर प्रस्तुत किया गया था। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने जो है इस मॉडल को सुझाया था। और सोवियत संघ ने इस मॉडल को कब अपनाया था, तो इसका उत्तर होगा 1990 में। सोवियत संघ ने इस मॉडल को 1990 में अपनाया था। और इस मॉडल को अपना के किया क्या गया था, इसी मॉडल के तहत जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी उसको जो है समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ रूपांतरित किया गया था। तो शॉक थेरेपी क्या है, सबसे पहले हम शब्दार्थ लिख देंगे, आघात पहुंचाकर उपचार करना। फिर उसके बाद लिख देंगे कि यह एक आर्थिक सुधार मॉडल है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने सुझाया था। सोवियत संघ ने इसे 1990 में अपनाया था और इसी के तहत वह अपनी अर्थव्यवस्था का समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ रूपांतरण किया था। आगे देखते हैं। इस प्रश्न का अगला भाग है शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले, यानी शॉक थेरेपी के परिणामों को स्पष्ट कीजिए या शॉक थेरेपी के दुष्परिणामों को स्पष्ट कीजिए। तो शॉक थेरेपी के दुष्परिणाम ही ज्यादा देखने को मिले थे, इसलिए कभी कभी दुष्परिणाम शब्द आता है, कभी कभी परिणाम शब्द आता है। तो यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। कारण क्या था कि जो सामूहिक खेती की जो प्रणाली थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। जो वहाँ पर राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा था वो भी पूरी तरह से चरमरा गया था। जो वहाँ की कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी, उसे औने पौने दामों पर प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया था, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहा जाता है। इसके अलावा वहाँ पर जो नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी प्राप्त थी, उन्हें उन्हें खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त थी, तो ये व्यवस्था भी जो है समाप्त कर दी गई थी। इसका मतलब ये निकला कि वहाँ पर जो समाजवादी व्यवस्था कायम थी वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई। जो समाज के कमजोर वर्ग, गरीब वर्ग के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी वो सब समाप्त कर दी गई। इसके कारण वहाँ का जो आर्थिक असमानता बढ़ गई, वहाँ अमीर और गरीब के बीच की जो दूरी है वो बढ़ गई। अब इससे क्या हुआ कि जो प्राइवेट लोगों को सरकारी कंपनियों को खरीदने और वहाँ की जमीन जायदाद खरीदने का जो उनको अवसर मिल गया, तो उसके वजह से नए माफिया वर्ग का उदय हुआ। अब यहाँ पर एक अंतिम में पॉइंट दिखाया जा रहा है कि जो वहाँ की मुद्रा थी रूबल, उसके मूल्य में जो है तेजी से जो है गिरावट आई, यानी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लोगों को अपनी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उसको खरीदने में ही अपनी जो पूरी जमा पूंजी थी उसको गंवाना पड़ गया। तो अब यहाँ पर जो हमने दूसरा प्रश्न बताया था कि क्या सोवियत अर्थव्यवस्था को समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ रूपांतरित करने का ये बेहतर तरीका था, ये बेहतर मॉडल था। तो ये जो इसके इतने ढेर सारे दुष्परिणाम देखने को मिले, इससे तो यही लगता है कि ये बेहतर तरीका नहीं था। और क्यों बेहतर तरीका नहीं था, तो फिर ये कारण आपको बताने होंगे। और बेहतर तरीका क्या हो सकता है, तो वो हम चौथे चैप्टर में देखेंगे। जब चीन अपनी अर्थव्यवस्था का साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ रूपांतरण करता है तो वो जो तरीका अपनाता है वो बेहतर तरीका था। बेहतर तरीका ये हो सकता है कि पूरी अर्थव्यवस्था का एक साथ एक ही झटके में समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ रूपांतरण ठीक नहीं होता है, उसका रूपांतरण धीरे धीरे होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम नए प्रश्न के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।